शायद से आपको पता नहीं होगा कि एप्पल ने जब अपना फर्स्ट कंप्यूटर निकाला था एप्पल वन, उसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ $666, पर रिसेंटली यूएस के ऑक्शन में वो बिका है $2.7 मिलियन में भाई, 25 करोड़ रुपए। और ऐसे ही काफी टाइम पहले दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग जायंट सोनी एंड निंटेंडो ने कोलैब करके एक गेमिंग कंसोल बनाया था जो कि कभी लॉन्च ही नहीं हुआ, पर उस प्रोटोटाइप की वैल्यू $3 लाख से भी ज्यादा है ऑक्शन में। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे क्रेजी टेक के बारे में जो कि भाई ऑक्शंस में बहुत ही ज्यादा महंगे बिके, और पता भी करेंगे भाई ऐसा क्यों है, आखिर क्या था इन प्रोडक्ट्स में जो इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है आज भी। तो 1960s का टाइम था, दुनिया स्पेस की रेस में लगी हुई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि भाई इंसान को सबसे पहले चांद पर कौन भेजेगा। तो इसी मिशन के लिए नासा ने डेवलप करा था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, यानी कि AGC। ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं था, ये वही ऑनबोर्ड कंप्यूटर था जो कि अपोलो स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट करता था, जिसने 1969 में अपोलो 11 मिशन के अंदर इंसान को पहली बारी चांद पर उतारा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये कंप्यूटर ऐसा करता क्या था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का काम था स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करना। ये एस्ट्रोनॉट्स को बताता था कि स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में एडजस्ट करना है, और लैंडिंग के टाइम पर किस एंगल पे डिसेंड कर उसे लैंड कराना है। ये रियल टाइम कैलकुलेशन करता था, वो भी स्पेस जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। अब अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो AGC के अंदर लगभग 2 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ था। इसमें सिर्फ 64 KB मेमोरी थी, जिसमें से कुछ परमानेंट मेमोरी थी और कुछ इरेजेबल मेमोरी। आज के स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में तो भाई ये नंबर बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये इंजीनियरिंग एक मास्टरपीस थी। अपोलो 11 लैंडिंग के टाइम पर ना कंप्यूटर में ओवरलोड वार्निंग आ रही थी, जिससे कि इसने ऑटोमेटिकली सारे एसेंशियल टास्क को प्रायोरिटाइज कर दिया था, जिस वजह से क्रैश नहीं हुआ, वरना शायद लैंड ही नहीं करता। आज अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का ओरिजिनल कंप्लीट फ्लाइट यूज सिस्टम ओपन मार्केट में मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ज्यादातर ओरिजिनल हार्डवेयर म्यूजियम और ऑफिशियल कलेक्शंस में प्रिजर्व करके रखे गए हैं। लेकिन इस कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा DSKY यूनिट, यानी वो डिस्प्ले और कीबोर्ड जिससे एस्ट्रोनॉट्स कमांड एंटर करते थे, वो 2019 में $3,75,000 में बिका। ये वही इंटरफेस था जिसके थ्रू अपोलो मिशंस के दौरान रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। बेसिकली ये पूरा गाइडेंस सिस्टम पब्लिक सेल में नहीं आता, पर कभी कभी इसके कुछ कंपोनेंट्स ऑक्शंस में दिख जाते हैं, और जब ये ऑक्शन में आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े कलेक्टर्स इसको खरीदने के पीछे पागल हो जाते हैं। तो यार 1976 का टाइम था, पर्सनल कंप्यूटर्स कॉमन नहीं थे। कंप्यूटर्स सिर्फ यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स और बड़े ऑफिसेज में होते थे, और इसी टाइम पर 2 यंग इनोवेटर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जिसे हम आज एप्पल वन के नाम से जानते हैं। रियलिटी में एप्पल वन बस एक फुली असेंबल्ड मदरबोर्ड था, बट उस टाइम के हिसाब से ये बहुत एडवांस था। उस टाइम पर जो कंप्यूटर किट्स मिलती थी, उन्हें खरीदने के बाद यूजर को खुद सोल्डरिंग करके असेंबल करना पड़ता था। मतलब एक बॉक्स में आपको पार्ट्स मिल जाते थे और सारे पार्ट्स को आपको खुद जोड़ कर पूरा कंप्यूटर बनाना पड़ता था। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे वही इस काम को कर पाते थे। लेकिन एप्पल वन अलग था, इसमें प्रोसेसर पहले से ही मदरबोर्ड पर लगा हुआ आता था, रैम भी इंस्टॉल्ड मिलती थी, यूजर को अलग अलग कंपोनेंट्स जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कीबोर्ड डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता था, और सबसे मस्त चीज, नॉर्मल से टीवी को एक मॉनिटर की तरह यूज करा जा सकता था। इसमें MOS 6502 प्रोसेसर था जो कि 1 मेगाहर्ट्ज पर रन करता था। डिफॉल्ट रैम सिर्फ और सिर्फ 4 KB की थी, जिसे बाद में एक्सपेंड भी किया जा सकता था। ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करता था, जिससे लोग खुद के प्रोग्राम लिख सकते थे। आज ये सारे फीचर्स सुनने में काफी ऐसे सिंपल से बेसिक से लग रहे हैं, बट 1976 के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा स्टेप था टेक्नोलॉजी में। बट अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये एप्पल तो स्टीव जॉब्स का था ना, पर ये स्टीव वोजनियाक कौन है, ये कोलैब कब हुआ? तो बेसिकली स्टीव वोजनियाक एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे जिनको सर्किट्स डिजाइन करना बहुत पसंद था। उन्होंने एप्पल वन का डिजाइन अपने पैशन और होम ब्रू कंप्यूटर क्लब के लिए बनाया था, जो कि सिलिकॉन वैली का एक टेक हॉबीइस्ट ग्रुप था। लेकिन स्टीव जॉब्स को इस डिजाइन में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सजेस्ट किया कि इस चीज को हम लोग एज अ प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और इसी डिसीजन ने एप्पल कंपनी की फाउंडेशन रखी। तो आज
जो तुम एप्पल देख रहे हो वो यहाँ से और ऐसे स्टार्ट हुआ था। जब प्रोडक्ट रेडी हुआ तो कैलिफोर्निया के एक बाइट शॉप ने सबसे पहले बल्क ऑर्डर दिया। ये एप्पल की पहली कमर्शियल डील थी। एप्पल वन का ओरिजिनली प्राइस $666.66 था और इतना रैंडम प्राइस इसलिए था क्योंकि जो रिपीटेड नंबर्स है वो स्टीव वॉजनियाक जिनका डिजाइन था उन्हें बहुत पसंद थे और इनिशियली इसके टोटल अराउंड 200 यूनिट्स ही बने थे। पर टाइम के साथ साथ काफी सारे यूनिट्स खराब हो गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए और आज की डेट में ये एक्सट्रीमली रेयर है। 2014 में एक ओरिजिनल एप्पल वन कंप्यूटर ऑक्शन में $9,05,000 का बिका है। $666 में लॉन्च हुआ था और $9 लाख इन्फ्लेशन के बाद। और सबसे रेयर प्रोटोटाइप वर्जन ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई। 2006 में एक एप्पल वन प्रोटोटाइप बोर्ड $2,07,50,000 में ऑक्शन हुआ है। सोचो यार, ये सिर्फ एक पुराना मदरबोर्ड नहीं था, ये उस कंपनी की शुरुआत थी जो आज दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनीज में से एक है। सही में यार, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से गैराज में बनी हुई कंपनी आगे चलकर इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। और यार इन्हीं सब चीजों से मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम लोग डेली एप्पल, गूगल, अमेज़न, एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि हम लोग इन्हीं कंपनीज की ग्रोथ का पार्ट भी बन सकते हैं। मतलब अगर फ्यूचर में ये सारी कंपनीज ग्रो होती हैं तो इनका फायदा हमें भी हो सकता है और ये सब पॉसिबल है इन्वेस्टिंग के थ्रू। एग्जांपल के लिए यार, एनवीडिया ने लास्ट 10 इयर्स में 33,000% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर 1 लाख इन्वेस्ट करे होते तो आज 3.3 करोड़ हो गए होते। लोगों को लगता है कि भाई इंडिया बैठ के यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल होगा या फिर ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो और तो और प्रोसेस भी काफी सिंपल हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको एक पूरा एक्सपेंसिव शेयर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि एप्पल या अमेज़न का एक शेयर काफी एक्सपेंसिव होता है, पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की हेल्प से आप उसका एक छोटा सा पार्ट भी बाय कर सकते हो। मतलब कि तुम लोग 100 रुपए से भी चालू कर सकते हो इन्वेस्टिंग, और ये सब काफी इजी हो जाता है IND मनी के थ्रू। यहाँ आप एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला, अमेज़न जैसे यूएस स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो यूएस स्टॉक्स में SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 500 रुपए से। और क्योंकि ये सारी कंपनीज यूएस मार्केट का पार्ट है तो इन फ्यूचर अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके भी बेनिफिट्स इन्वेस्टर को मिलते हैं। मतलब रिटर्न सिर्फ स्टॉक बढ़ने से नहीं, डॉलर की वैल्यू बढ़ने से भी इंप्रूव होगा। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग टैक्स और पेपर वर्क्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट IND मनी रेडीमेड टैक्स रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है जिससे फाइलिंग काफी इजी हो जाती है। और यार ऑनेस्टली मुझे इनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस काफी सिंपल लगा। बस KYC कंप्लीट करो, अकाउंट ओपन करो, डायरेक्टली आप यूएस मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो भी 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के साथ। तो यार सन 1990s के अराउंड गेमिंग इंडस्ट्री में एक अनएक्सपेक्टेड पार्टनरशिप हुई थी सोनी और निंटेंडो के बीच में। उस वक्त निंटेंडो का सुपर निंटेंडो चलता था, जिसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ कार्ट्रिज से गेम चला पाता था। लेकिन उस टाइम पर CD-ROM टेक्नोलॉजी नई आई थी, उसमें ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता था जिससे गेम्स और ज्यादा एडवांस बन सकते थे। तो निंटेंडो चाहता था कि भाई उसका कंसोल फ्यूचर के लिए रेडी हो जाए और CD से भी गेम्स चला पाए, जो कि टेक्नोलॉजी सोनी के पास थी। इसीलिए दोनों कंपनी ने मिलकर एक ऐसा कंसोल बनाने का प्लान करा कि जो कार्ट्रिज से भी गेम चला पाए और साथ ही में CD से भी गेम चला पाए। यानी कि यार एक ही मशीन में 2 सिस्टम। इसी एक्सपेरिमेंटल मशीन का बाद में नाम पड़ा निंटेंडो प्लेस्टेशन प्रोटोटाइप। पर दुख की बात ये थी कि ये प्रोटोटाइप ही रह गया, कभी रिलीज ही नहीं हुआ, क्योंकि असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं थी बल्कि बिजनेस टर्म्स में शुरू हुई। दोनों कंपनीज के बीच रेवेन्यू शेयरिंग और लाइसेंसिंग राइट्स को लेकर एक डिसएग्रीमेंट हुआ। सोनी चाहता था कि भाई CD गेम्स की लाइसेंसिंग पर उसका ज्यादा कंट्रोल हो, जबकि निंटेंडो अपने कंटेंट और ब्रांड पर पूरा कंट्रोल रखना चाहता था। 1991 में जब निंटेंडो ने सोनी के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी, तब उन्होंने स्टेज पर अनाउंस किया कि वो CD-ROM डील के लिए फिलिप्स के साथ काम करेंगे। सोनी बेचारे को लग रहा था कि ये सारी तो अफवाहें हैं, हमारी डील तो कंफर्म ही है, पर अगले ही दिन निंटेंडो ने फिलिप्स के साथ पार्टनरशिप को पब्लिकली अनाउंस कर दिया। इसी डिसीजन के बाद सोनी को बिजनेस में एक बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इसी इंसल्ट ने सोनी को मोटिवेट किया और फिर सोनी ने खुद का एक इंडिपेंडेंट कंसोल डेवलप किया, जो कि आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, सोनी प्लेस्टेशन। और पता है मजे की बात क्या है कि सोनी का दोनों साइड से विन हुआ, क्योंकि जो निंटेंडो और फिलिप्स की पार्टनरशिप हुई थी भाई, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट निंटेंडो और सोनी के कोलैब में जो प्रोटोटाइप बना था उसकी यूनिट बहुत ही लिमिटेड थी। पब्लिकली सिर्फ एक वर्किंग प्रोटोटाइप ही कंफर्म्ड है जो आज भी फंक्शनल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से इसकी रेयरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2020 में ये प्रोटोटाइप ऑक्शन में गया और $360,000 का बिका। भाई मतलब 3-3.5 करोड़ रुपए। सोचो यार, एक ऐसा कंसोल जो कि कभी ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हुआ था, उसकी वैल्यू आज लाखों डॉलर्स में है।
Oh, wait. All this time you can get rewards just for searching? I didn't even believe it at first. So I tried. तो सन 1940s के अराउंड जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में थी तब कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज था। मतलब वॉर के टाइम पे जो भी मैसेज या कन्वर्सेशन हो रही है वो कोई ट्रैक न कर पाए। इसी टाइम पर जर्मनी ने एक एडवांस इंक्रिप्शन डिवाइस निकाला जिसका नाम था एनिग्मा मशीन। ये एक मैकेनिकल इंक्रिप्शन मशीन थी जो मैसेज को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करती थी ताकि जितने भी एनिमी है वो उसे समझ ना पाए। एनिग्मा मशीन से ना मैसेज डायरेक्टली एक मशीन से दूसरी मशीन तक नहीं जाता था। मान लो ऑफिसर ए अपनी एनिग्मा मशीन पर कोई मैसेज टाइप करता था तो मशीन उसे तुरंत सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देती थी। मान लो उसने अटैक टाइप किया तो मशीन उसे कुछ रैंडम लेटर्स जैसे कि XZQPLK में बदल देती थी। अब ये कोडेड मैसेज रेडियो ऑपरेटर के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाता था। रेडियो सिग्नल हवा में ट्रैवल करते थे जिससे एनिमी भी सुन सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ कोडेड लेटर्स मिलते थे जिन मैसेजेस का मतलब समझना मुश्किल होता था। दूसरी तरफ ऑफिसर बी के पास भी रेडियो होता था जो ये कोडेड मैसेज रिसीव करता था, लेकिन वो मैसेज तब तक समझ नहीं आता था जब तक ऑफिसर बी उसे अपनी एनिग्मा मशीन पे टाइप ना करे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थी सेटिंग्स। दोनों साइड पहले से अपनी एनिग्मा मशीन्स को सेम रोटर सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन पर सेट करके रखते थे। जब ऑफिसर बी कोडेड मैसेज को अपनी मशीन में टाइप करता था तो मशीन उसे वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देती थी। तो इसी तरीके से एनिग्मा मशीन मैसेजेस को सेफ बनाती थी। जर्मन मिलिट्री ने एनिग्मा मशीन का यूज नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की सारी कम्युनिकेशंस के लिए यूज करा और काफी टाइम तक ये ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल थी। लेकिन बाद में अलाइड कोड ब्रेकर्स ने इस सिस्टम को स्टडी करके इसका कोड क्रैक कर दिया। पर आज की डेट में ये एनिग्मा मशीन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हिस्ट्री का एक आइकॉनिक सिंबल है। हर एनिग्मा मशीन रेयर है क्योंकि लिमिटेड यूनिट्स बची हुई हैं और जो वर्किंग कंडीशन में होती है उनकी वैल्यू और भी ज्यादा होती है। मल्टीपल इंटरनेशनल ऑक्शंस में एनिग्मा मशीन 6 फिगर डॉलर रेंज में बिक चुकी है। कुछ सेल्स तो भाई $3 लाख से भी ऊपर की रिपोर्ट हुई है। और कलेक्टर्स के लिए एनिग्मा मशीन एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है और इसीलिए ऑक्शंस में इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा रहती है। सन 2007 में जब एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर पहला आईफोन लॉन्च किया था तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई उस पर्टिकुलर डिवाइस की वैल्यू लाखों डॉलर में पहुंच जाएगी। तो ये फर्स्ट जनरेशन आईफोन था जिसे आज आईफोन 2G के नाम से भी जानते हैं। लॉन्च के टाइम पे 2 वेरिएशन आए थे, 4GB और 8GB। 4GB मॉडल का प्राइस था $499 जबकि 8GB वेरिएंट का प्राइस था $599। तो लोग यार नेचुरली ज्यादा स्टोरेज वाला ऑप्शन खरीदने लगे जिसकी वजह से 4GB वाले मॉडल की डिमांड काफी कम होती जा रही थी और भाई एप्पल ने कुछ ही महीनों में इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया। इसी शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल ने इस वेरिएंट को रेयर बना दिया। टाइम के साथ साथ ज्यादातर यूनिट्स ओपन होकर यूज हो गए, इसीलिए आज इस फोन का फैक्ट्री सील्ड कंडीशन में मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन 2023 में एक कंप्लीटली सील्ड 4GB आईफोन मॉडल को LCG ऑक्शंस ने ऑक्शन में बेचा जहां पर ये $1,90,000 का बिका। मतलब यार $500 की चीज $2 लाख में बिकी है। अगर INR में देखे तो मोटा मोटा 50,000 रुपए की चीज लगभग 2 करोड़ में बिकी है। अब यार इसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी थी कि ये बहुत पुराना था, इसकी वैल्यू इसलिए भी बढ़ी थी क्योंकि भाई इस आईफोन का एक कंप्लीटली सील्ड अनटच्ड कंडीशन में मिलना कलेक्टर्स के लिए भाई इम्पॉसिबल था और कलेक्टर्स के लिए भाई ऐसी चीजों की ज्यादा वैल्यू होती है। और यार 2023 तक आते आते एप्पल कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी थी और उस टाइम पर उनका फर्स्ट फोन वो भी अनटच्ड सील पैक कंडीशन में मिलना इम्पॉसिबल था। तो अब जो रहा होगा भाई कलेक्टर उसने तो भर के पैसा फेंका है सिंपल भाषा में। ऑलराइट गाइस, तो आज के वाली वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट्स में जाकर बताओ कि तुम्हें सबसे बेस्ट टेक कौन सा लगा जो कि ऑक्शन में बिका हो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।